हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल सत्यम शिक्षा सदन पे। ये सेशन है स्टैंडर्ड 9th के लिए होगा और आज हम लोग एटम्स एंड मॉलिक्यूल चैप्टर जो है चैप्टर 3 ऑफ एस चंद, उसमें हम लोग क्या करेंगे, आज डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी के बारे में स्टडी करेंगे। प्रीवियस वीडियोस में मैंने आपको एटम के बारे में जानकारी दिया था, साथ ही साथ हमने आपको लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास एंड लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन का भी डिटेल आपको स्टडी मटेरियल प्रोवाइड किया था। ठीक है, तो इस सेशन को कंटिन्यू करते हैं। सबसे पहले बात किया जाए जॉन डाल्टन का। केमिस्ट्री में इनका बहुत ही ज़्यादा योगदान है। आप इनके महानता का अंदाज़ा इस बात से लगा सकते हैं कि उनके जो भी डिसिपल्स थे, जो भी उनके चेले थे, जो भी उनके स्टूडेंट्स थे, वो एक गोल्ड मेडलिस्ट थे अपनी यूनिवर्सिटी के। और जॉन डाल्टन जो थे उनके गुरु थे और उनके एटॉमिक थ्योरी को हम लोग आज स्टडी करेंगे। हुआ क्या, एटम की जब जानकारी लोगों को मिली तो लोगों ने क्या किया, अपना अपना एक मॉडल देना शुरू किया कि एटम का मैं मॉडल दे रहा हूँ, मेरे हिसाब से एटम ऐसा दिखता होगा। बाकी जो साइंटिस्ट है वो बोले कि नहीं, एटम ऐसे नहीं, ऐसे दिखता होगा। तो इसमें सबसे स्टार्टिंग जो काम किया गया था वो जॉन डाल्टन के द्वारा किया गया था। और ये जितने भी आप लॉजिक्स या प्रिंसिपल देख रहे हैं सब क्या है, जॉन डाल्टन के द्वारा बोला गया, उनके द्वारा दिया गया स्टेटमेंट है। किसके रिगार्ड में? एटम्स के रिगार्ड में। इन्होंने सबसे पहला स्टेटमेंट क्या दिया था, ऑल मैटर्स कंसिस्ट ऑफ इंडिविजिबल पार्टिकल्स कॉल्ड एटम। जितने भी मैटर्स होते हैं, जितने भी पदार्थ होते हैं, वे सारे बने हुए होते हैं इंडिविजिबल, मतलब अविभाज्य मैंने बोला था, जिसको आप और सिंपलेस्ट पार्ट में नहीं तोड़ सकते हैं। तो जितने भी एटम्स होते हैं, जितने भी मैटर्स होते हैं, वे सभी छोटे छोटे स्मॉलर पार्टिकल से मिलकर बनते हैं, जिसको क्या बोला गया है, एटम। ये मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया था, महर्षि कनाद ने इसको परमाणु बोला था, बाद में जॉन डाल्टन ने इसका नाम क्या रखा था, एटम रखा था। तो एटम से रिलेटेड पहला स्टेटमेंट जॉन डाल्टन का क्या है कि जितने भी पदार्थ होते हैं वह सभी एक इंडिविजिबल यानी अविभाज्य पार्टिकल्स यानी कणों से मिलकर बने होते हैं, जिसको क्या बोला जाता है, एटम बोला जाता है। तो ये फर्स्ट स्टेटमेंट था, फर्स्ट पोस्टुलेट था उनका। चलिए नेक्स्ट पोस्टुलेट को देखते हैं। डाल्टन का जो दूसरा थ्योरी था वो क्या था, एटम्स ऑफ सेम एलिमेंट, सेम एलिमेंट्स के जितने भी एटम्स होंगे, सेम एलिमेंट्स के जितने भी एटम्स होंगे आर सिमिलर, वो क्या होंगे, सिमिलर होंगे, दैट मीन्स आइडेंटिकल होंगे, एक जैसे होंगे। इन किस में, शेप में, मास में, बट डिफर फ्रॉम द एटम्स ऑफ अदर एलिमेंट्स। ये बहुत सिंपल सा एक बात है। जैसे अगर मैं बोलूँ, एक जगह मैंने हाइड्रोजन लिया HCl के फॉर्म में, दूसरी जगह H2O के फॉर्म में, तो अकॉर्डिंग टू कंसेप्ट, अकॉर्डिंग टू थ्योरी ऑफ डाल्टन, उन्होंने क्या बोला था कि जो सेम एलिमेंट्स के शेप और मास होंगे वो सेम ही होंगे। जैसे इसमें HCl में हाइड्रोजन का मास और इस H2O में हाइड्रोजन का मास, ये दोनों क्या होगा, आइडेंटिकल होगा, सिमिलर होगा। लेकिन दूसरे से वो क्या होंगे, बिल्कुल डिफरेंट होंगे। मतलब ये जो हाइड्रोजन है इस क्लोरीन से अलग होगा और ये जो हाइड्रोजन है इस ऑक्सीजन से अलग होगा। ठीक है, तो फिर से इसको रिवाइज किया जाए। एटम्स ऑफ सेम एलिमेंट, एक ही एलिमेंट्स के जो एटम होंगे वो सिमिलर होंगे, आइडेंटिकल होंगे, बिल्कुल एक दूसरे के जेरोक्स होंगे। इन शेप एंड मास, किसमें, आकार में और मास यानी वजन में, बट डिफरेंट फ्रॉम द एटम्स ऑफ अदर एलिमेंट। लेकिन दूसरे एटम से क्या होंगे, वो बिल्कुल डिफरेंट होंगे। मतलब सेम वाले का हर एक प्रॉपर्टी आपस में मिलता जुलता दिखेगा आपको, लेकिन अदर वाले का प्रॉपर्टी क्या होगा, वो डिफरेंट आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, नेक्स्ट थर्ड जो पोस्टुलेट है उनका क्या है, एटम्स कैनॉट बी क्रिएटेड, एटम्स कैनॉट बी क्रिएटेड और डिस्ट्रॉयड। इसको आप बोल सकते हैं ना, आप लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास में पढ़े होंगे, मैटर्स कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉट बी डिस्ट्रॉयड। मैटर को ना तो आप क्रिएट कर सकते हैं, ना ही आप उसको डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। सिंपल सा बात क्या है कि एटम को आप ना क्रिएट कर सकते हैं, ना उसको डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। मतलब एटम ना तो आप बना सकते हैं, ना ही उसके अस्तित्व, उसके एग्जिस्टेंस को आप खत्म कर सकते हैं। ये जो होता है बाई प्रोसेस, बाई केमिकल कम्बिनेशन, ऑटोमेटिक एक प्रोसेस होता है। इसको ना आप खुद से जनरेट कर सकते हैं, क्रिएट कर सकते हैं, ना उसको डिस्ट्रॉय कर सकते हैं यानी खत्म कर सकते हैं या फिर बर्बाद कर सकते हैं। ये डाल्टन का तीसरा पोस्टुलेट था। ठीक है, देखिए डाल्टन के जो भी पोस्टुलेट थे ये 100% सही नहीं थे। बाद में चल के कुछ लिमिटेशंस आ गए, कुछ ड्रॉबैक्स आ गए, कुछ एनामोलीज आ गया, कुछ खामियां आ गई। चौथा नंबर, पहले हम लोग इसको पोस्टुलेट को देखते हैं, फिर हम लोग क्या देखेंगे, इनके लिमिटेशंस क्या क्या थे, इन्होंने जो भी बातें बोला था उसको कहाँ तक लिमिटेड हो गया था। चौथा पॉइंट जो था, एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स में कंबाइन विथ ईच अदर इन ए फिक्स्ड सिंपल होल नंबर रेशियो टू फॉर्म कंपाउंड। बोल रहा है कि एटम जो है, एक एटम दूसरे से आसानी से वो क्या हो सकता है, ज्वाइन हो सकता है। किस तरह से, एक एटम जो है दूसरे से ज्वाइन हो सकता है, लेकिन प्रोसेस क्या होगा, वो एक सिंपल सा एटम बना सकता है, सिंपल सा मॉलिक्यूल बना सकता है, या एक बहुत बड़ा कंपाउंड भी बना सकता है। जैसे अगर हम लोग बात करें तो कार्बन जो है ऑक्सीजन से रिएक्ट करके CO2 बना लेता है। ठीक है, यही कार्बन हाइड्रोजन के साथ भी आ जाता है ना,
HCl आप उसको बोल सकते हैं, यही कार्बन, क्लोरीन भी यहाँ पे आ गया, ठीक है। वही कार्बन ऑक्सीजन के साथ आगे कार्बन मोनोऑक्साइड भी बना सकता है, C6H12O6। आप यहाँ से देखिए एक ही कार्बन है, यहाँ C है, यहाँ Cl, तो खैर ये तो एक्स्ट्रा एग्जाम्पल हो गया। दूसरा एग्जाम्पल होगा, यहाँ C है, यहाँ C है, यहाँ C है, यहाँ पे नंबर ऑफ कार्बन 1 है, यहाँ भी नंबर ऑफ कार्बन 1 है, बट यहाँ नंबर ऑफ कार्बन कितना है, 6 है। तो एक ही कार्बन अलग अलग कंपाउंड से अलग अलग रेशियो में ज्वाइन होकर क्या कर सकता है, एक से अधिक कंपाउंड को क्रिएट कर सकता है। वो कंपाउंड एक सिंपलेस्ट मॉलिक्यूल भी हो सकता है या एक ह्यूज मॉलिक्यूल भी हो सकता है। तो डाल्टन्स का ये जो थ्योरी था वो क्या था, तो एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट में कंबाइन विथ ईच अदर इन ए फिक्स्ड सिंपल होल नंबर रेशियो टू फॉर्म कंपाउंड्स और एटम्स। एटम जो होते हैं एक एलिमेंट के, वो डिफरेंट एलिमेंट से रिएक्ट कर सकते हैं एक ही रेशियो में, एक से अलग रेशियो में, एक जैसा भी कंपाउंड बना सकते हैं और डिफरेंट कंपाउंड भी बना सकते हैं। ये चौथा पोस्टुलेट था डाल्टन का। डाल्टन के पांचवें पोस्टुलेट को अगर ध्यान से देखा जाए तो एटम्स ऑफ सेम एलिमेंट कैन कंबाइन इन मोर देन वन रेशियो। एक ही एटम्स एक से ज्यादा रेशियो में कंबाइन हो सकते हैं। अब ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग हो गया, इसका मीनिंग क्या निकलता है, एक ही एटम अलग अलग रेशियो में कंबाइन कैसे हो सकता है। तो अगर एग्जांपल लिखा जाए यहाँ पे, सपोज यहाँ पे मैंने लिखा CO2 कार्बन डाइऑक्साइड, और यहाँ मैंने क्या लिखा CO, आपने कार्बोनेट भी देखा होगा CO3। खुद सोचिए, सारे में कार्बन और ऑक्सीजन के एटम्स ही अवेलेबल है, लेकिन यहाँ नंबर ऑफ कार्बन अगर 1 है तो यहाँ पे नंबर ऑफ ऑक्सीजन भी कितना है, 1 है। यानी यहाँ पे रेशियो क्या मिल रहा है, पहले पार्ट में 1:1 या 1:1, लेकिन यहाँ कार्बन ऑक्सीजन का रेशियो 1:2, यहाँ कार्बन और ऑक्सीजन का रेशियो 1:3। एक ही कार्बन एक ही ऑक्सीजन अलग अलग रेशियो में कंबाइन हुआ और अलग अलग तरीके का कंपाउंड क्रिएट किया। तो सेम एलिमेंट्स एक से ज़्यादा रेशियो में कंबाइन होकर अलग अलग तरीके का, अलग अलग नेचर का, अलग अलग प्रॉपर्टीज का कंपाउंड तैयार कर सकते हैं। तो नंबर 5 जो था, एटम्स ऑफ सेम एलिमेंट कैन कंबाइन इन मोर देन वन रेशियो। एटम ऑफ सेम एलिमेंट, एक ही एलिमेंट के जो एटम्स होंगे वो सेम मतलब आपस में एक ही रेशियो से ज्वाइन हो सकते हैं, एक से डिफरेंट रेशियो से भी क्या कर सकते हैं, ज्वाइन हो सकते हैं, और ये फॉर्म करेंगे 2 और मोर देन 2 कंपाउंड्स। आप देख सकते हैं 2 और मोर देन 2 कंपाउंड्स यहाँ क्रिएट हुआ है। सारे में रेशियो क्या है, अलग अलग है, 1:1, 1:2, 1:3। डाल्टन का जो लास्ट पोस्टुलेट था उसके बारे में स्टडी करते हैं। डाल्टन का लास्ट पोस्टुलेट हमें क्या बताता है, छठा पोस्टुलेट जो है इनका, द एटम्स ऑफ स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ मैटर दैट कैन टेक पार्ट इन केमिकल रिएक्शन। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आप जब 10th क्लास में जाइएगा तो फर्स्ट चैप्टर मिलेगा केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन, उसमें इसका यूज मिलेगा आपको। ये देखिए कितना बड़ा बात इन्होंने बोल दिया था, द एटम इज द स्मॉलेस्ट यूनिट। एटम जो होता है वो सबसे छोटा इकाई होता है, सबसे छोटा इकाई होता है किसमें, मैटर दैट कैन टेक पार्ट इन केमिकल रिएक्शन, जो किसी केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट करता है। मतलब एटम ही है जो केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट करता है, वो मॉलिक्यूल नहीं होते हैं, वो इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन और न्यूट्रॉन नहीं होते हैं। जैसे सिंपली अगर बात किया जाए कि बाई रिएक्शन अगर हम लोग इसको दिखाते हैं तो बाई रिएक्शन में आपको क्या मिलेगा समझिए। जैसे सिंपल सा एग्जांपल, मैंने क्या किया, हाइड्रोजन गैस और क्लोरीन गैस का रिएक्शन करा दिया। यहाँ तो हमने क्या किया, 2 एटम्स ऑफ हाइड्रोजन एंड 2 एटम्स ऑफ क्लोरीन, दोनों का रिएक्शन करा दिया। एज ए प्रोडक्ट आपको मिला क्या है, रिजल्ट HCl मिला। लेकिन ये रिएक्शन हुआ कैसे, तो ये जो H2 है जो अपने मोलिकुलर फॉर्म में दिख रहा है, ये सबसे पहले अपने एटॉमिक पार्ट में टूटेगा, हाइड्रोजन एंड हाइड्रोजन। ये जो क्लोरीन है सबसे पहले अपने एटॉमिक पार्ट में टूटेगा, क्लोरीन एंड क्लोरीन। यानी जितने भी मोलिकुलर पार्ट है सबसे पहले वो ब्रेक डाउन हो जाएंगे अपने एटॉमिक पार्ट में, और वो एटम आपस में रिकम्बाइन होकर फिर से एक नया मोलिक्यूल तैयार करेंगे। इस बात को समझने की जरूरत है। कोई बहुत बड़ा कंपाउंड हो हमें उससे मतलब नहीं है, सबसे पहले वो ब्रेक डाउन होंगे अपने एटम्स में और वो एटम फिर से कंबाइन होंगे और तब जाके एक ह्यूज मोलिक्यूल का फॉर्मेशन हो सकता है जिसको आप कंपाउंड बोलते हैं। तो यहाँ पे अगर बात किया जाए कि HCl बना हुआ है तो एक H HCl के साथ जाएगा और एक HCl के साथ जाएगा, यानी 2 हाइड्रोजन और 2 क्लोरीन। तो यहाँ पे आप बैलेंस करने के लिए वर्ड क्या लगाते हैं, क्या नंबर लगाते हैं, 2 लगाते हैं। तो इस बात का ध्यान रखना जरूरी है कि जो भी केमिकल रिएक्शन होता है उसमें एटम का पार्टिसिपेशन होता है, मॉलिक्यूल का पार्टिसिपेशन कभी भी नहीं होता है। किसी भी एटम में, किसी भी रिएक्शन में सिर्फ एटम पार्टिसिपेट करते हैं और वो एटम कंबाइन होकर आपस में क्या बनाते हैं, मॉलिक्यूल बनाते हैं। तो आज के क्लास में हम लोगों ने क्या देखा,
प्रिंसिपल ऑफ डाल्टन एटॉमिक थ्योरी, डाल्टन का जो एटॉमिक थ्योरी था उनका क्या क्या प्रिंसिपल था, उनका सिद्धांत क्या क्या था, इसको आप लोग नोट डाउन करके होमवर्क के रूप में सबमिट कीजिएगा मेरे पर्सनल व्हाट्सएप नंबर पे। ओके, और अगले वीडियो में हम लोग जानेंगे डाल्टन का जो एटॉमिक थ्योरी था उसके लिमिटेशंस या ड्रॉबैक्स क्या क्या थे। तो आप लोग इसको अच्छे से नोट डाउन कर लीजिए। आज का सेशन को यहीं ओवर करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू सो मच।